भी 3-4 दिन पहले जी लाइव 39 CNBC जो गुजरात में एक सौराब जी एक कांड हुआ था गुजरात में। अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो तो कुछ दिन पहले गया था अपलोड हुआ। इस केस में गुजरात के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह से उनको इस केस में फंसाया गया था, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और जो अध्यक्षा थी कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशन पर किस तरह से अमित भाई शाह को उस केस में फंसाया गया था और उनको एक तरह से उन्होंने कहा उस समय को अमित शाह को तड़ी पार कर दिया गया है। यद्यपि अमित शाह जी ने उस समय कहा था, वो गृह मंत्री थे गुजरात के, उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट चाहता है और सीबीआई को ऐसा लगता है कि मैं गुजरात में रहकर जो जांच चल रही है सीबीआई कोर्ट की उसको प्रभावित कर सकता हूं, तो मैं न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप न हो, इसलिए मैं परिवार सहित गुजरात से बाहर रहना पसंद करूंगा, ताकि जो जांच की प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का प्रभाव न पड़े। और स्वयं जिस व्यक्ति ने इस तरह के बयान, इस तरह की इच्छा जाहिर की, उस समय तमाम जो मीडिया था और यूपीए की गवर्नमेंट थी, सोनिया जी थी, मनमोहन जी सिंह जी थे, तमाम लोगों ने उसको मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया कि उनको तड़ी पार कर दिया गया है। जो निर्णय अभी जो आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि एक षड्यंत्र के तहत और एक रणनीति के तहत उसके लिए तमाम जो सबूत जुटाए जाते हैं वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था और उसके आधार पर अमित शाह जी को उसमें दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस ने हमेशा सच्चाई को छुपा करके और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए सदैव दुरुपयोग किया है और इल्जाम वो दूसरों पर लगाती रही है। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भी बदनाम करने का वहां पर पूरा प्रयास किया गया और वहां की जनता ने उनको पुनः पुनः चुन करके और उस षड्यंत्र का लोकतांत्रिक तरीके से पर्दाफाश भी किया। 2 वर्ष तक अमित शाह जी अपनी पत्नी के साथ और गुजरात से बाहर रहे। यद्यपि मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया, यद्यपि उन्होंने उसका उस समय का किस तरीके से सदुपयोग किया, सेकंड क्लास ट्रेन में बैठ करके, और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। तमाम जो हमारी विविधता है देश की और उसमें जो एकता का स्वरूप है उसको उन्होंने नजदीक से अनुभव किया। देश के कोई भी मठ, मंदिर, गुरुद्वारे ऐसे नहीं जहां उन्होंने जाकर के और वहां पर आशीर्वाद न लिया हो और वहां के समाज का गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है। लेकिन ठीक है, उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया, लेकिन किस तरीके से उनको फंसाया गया
और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो उनके कुत्सित प्रयास है, उनका पर्दाफाश हुआ है। अगर आप देखें कि स्पेशल जज सीबीआई ने अमित शाह जी को 30 दिसंबर 2014 उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि जो हाई कोर्ट ने जो सीबीआई ने जो हाई कोर्ट के ही ऑर्डर को उन्होंने उसको ही दोहराते हुए कहा था कि ये सरासर राजनीतिक कारणों के चलते ये जो मुकदमा है ये अमित शाह पर थोपा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष न्यायालय के उस जजमेंट को उस पर और अच्छी तरह उन्होंने उसको मुहर लगाई है और अमित शाह जी को तमाम उसके पक्ष में कोई सबूत नहीं पाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरह से पूरी तरह पुनः दोष मुक्त करार दिया है। मैं समझता हूं कि जिस तरह के लांछन उनके ऊपर लगाए गए, यहाँ पर भी मैंने देखा कि उत्तराखंड के भी जो कांग्रेस के नेता हैं, 2014 का चुनाव हो चाहे 2017 का चुनाव हो, यहाँ के बड़बोले नेताओं ने भी उनके अध्यक्ष बनने पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। वो कहते थे कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो तो तड़ी पार हैं, इस तरह के आरोप लगाते थे। ऐसे लोग जो उनके लिए शायद बड़बोला कहना ही ज्यादा उचित होगा, आज उनके मुख पर भी करारा तमाचा लगा है। रूप से ये तब भी हमें बात कहते थे कि उनको साजिशन फंसाया गया है और आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका पर्दाफाश किया है। तो साजिश में निश्चित रूप से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस ने हमेशा जो जांच एजेंसियां हैं या अन्य जो सरकारी तंत्र है, अपने राजनीतिक हित के लिए उसका सदैव दुरुपयोग किया है। जब 1975 में जगमोहन लाल सिन्हा जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जब उन्होंने इंदिरा जी के चुनाव को अवैध करार दिया था, उसके बाद इंदिरा जी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़े उदाहरण और कहाँ मिलेंगे। सीबीआई का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है या बिल्कुल क्लीन चल रहा है सब कुछ? अब इसके लिए कांग्रेस काफी मेरे ख्याल से बोलने की हमें जरूरत नहीं। सीबीआई के जो लोग अभी शव केस में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। मामले में जो सीबीआई ऑफिसर उस समय थे, ये इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि सोहराबुद्दीन एक बहुत बड़ा माफिया था। राजस्थान का जितना भी खनन है उसमें उसका भारी दबदबा था और उसको भी किनके द्वारा पनपाया गया सोहराबुद्दीन को, ये भी सब लोग जानते हैं। एक ऐसे माफिया का एनकाउंटर में मारा जाना और उसको इतना बड़ा इश्यू बनाया जाना ही स्वयं में संदेह पैदा करने वाला था। देखिए, राजनीतिक आदमियों के लिए राजनीति में जो स्वयं इतनी व्यस्तता रहती है, तमाम तरह के एलिगेशन लगते हैं। अगर हर केस में कोर्ट में जाया जाए तो फिर मैं समझता हूं कि अपना जीवन तो बिल्कुल दूभर हो जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक काम है जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है, मैं समझता हूं कि वो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। ये दिया जाएगा इसके लिए आने वाले समय में इसके लिए अनलिमिटेड बजट है और हमारा मकसद अपने राज्य के समस्त जो परिवार हैं, जो लगभग 23 लाख के आसपास है, उसके अलावा हमने जो पंजीकृत पत्रकार हैं उनको भी उसमें जोड़ा है, तो सभी को एक तरह से स्वास्थ्य का छाता उसके नीचे लाने का हमारा लक्ष्य है। ये तो खनन माफिया जैसे आपने तो बताया, जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने अपनी फाइंडिंग में सर राफेल के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बीजेपी उस ऑडियो को नहीं चलाने देना चाह रही है
कारण क्या है सर? सदन में वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो ऑडियो प्रसारित किया जाए। देखिए, तो एक तो मैं बताना चाहूंगा कि ये अध्यक्ष का ज्यूरिडिक्शन है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, क्या संसद में इस तरह के ऑडियो सुनाए जाने की परंपरा उचित है? अगर उनके पास कोई ऑडियो है तो उनको जांच एजेंसियों को उसको सौंपना चाहिए। सर 108 के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। देखिए, जो भी कर्मचारी हैं, एक तो मैं बता दूं कि वो राज्य के कर्मचारी नहीं हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। वो एक एजेंसी है जो 108 को संचालित कर रही है, उनसे बात की जाएगी। ये पहले भी इस तरह की समस्या आई है कि उनका कहना है कि हमको समय पर वेतन नहीं मिलता है, उसके बारे में सरकार विचार सर उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो, सरकार का काम है।